हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी एजुकेशन वाला में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो हिंदी जो बुक है दिगंत, उसमें गद्य खंड में जो पहला चैप्टर है बातचीत, उसके लेखक परिचय को इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखने वाले हैं। बिहार बोर्ड एग्जाम की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की बात करें तो लेखक परिचय से ही पूछे जाते हैं। तो कोई भी अगर आप चैप्टर पढ़ते हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो उसमें राइटर डिटेल को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लेखक परिचय से। ये जो हमारा जो ये दिगंत जो बुक है, आज इसमें जो गद्य खंड में जो पहला जो चैप्टर है बातचीत, उसके लेखक के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे आपको। जो भी स्टूडेंट इस एसपी एजुकेशन वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वो इस एसपी एजुकेशन वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे बिहार बोर्ड की बात करें तो 2026 में जितने भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि हर रोज़ शाम 7 बजे आप लोगों के लिए लाइव क्लास का व्यवस्था किया गया है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लेकर 2026 में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस को इस सेशन के माध्यम से हम लोग कराएंगे, जिससे आप लोग को 2026 में जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देंगे उनको कहीं से भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने सेशन की और शुरू करते हैं। हमारा जो सेशन है वो बातचीत के लेखक परिचय से आज है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक परिचय से पढ़ने से पहले आपको हम कुछ बताना चाहते हैं। कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं उसको 4 भागों में पढ़ा जाता है। कैसे? तो आइए बात करते हैं। कोई भी अगर आप चैप्टर जैसे पढ़ते हैं उसको 4 खंडों में विभाजित किया जाता है। पहले की बात करें तो पहला होता है लेखक परिचय या कविता, लेखक परिचय या कविता परिचय। दूसरे की हम बात करें, दूसरे नंबर पे आता है उसका मूल जो कहानी होता है, यानी जैसे लेखक परिचय के बाद उसका जो मूल कहानी होगा कविता का या जो भी होगा उसके कहानी को। तीसरे नंबर पर आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और चौथे नंबर पे हमारा आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चौथे नंबर पे क्या आता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बात करें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो लेखक परिचय से ही। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेखक परिचय से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब अपने सेशन को शुरू करते हैं। ये जो है ये बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। हमारा जो पहला जो चैप्टर है बातचीत, वही बातचीत के लेखक यही है। ये ऑन द स्क्रीन आपको जो फिगर दिख रहा है यही है बालकृष्ण भट्ट जी। चैप्टर की नाम की बात करें तो हमारा पहला जो चैप्टर है वो क्या है? बातचीत। क्या है? बातचीत। अब पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि बातचीत क्या है। तो बातचीत क्या है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जो भी स्टूडेंट कहीं से भी पढ़े होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि बातचीत क्या है। तो बातचीत एक क्या है? बातचीत निबंध है। बातचीत क्या है? बातचीत निबंध है। बातचीत क्या है बच्चों? बातचीत निबंध है। इसके लेखक की बात करें तो उसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी इसके लेखक है। बालकृष्ण भट्ट जी इसके लेखक है। बात करें तो जैसे ये गद्य खंड में है तो ये कौन से लेखक हुए? तो ये गद्यकार। जैसे बालकृष्ण भट्ट कौन से लेखक हुए? तो गद्यकार है। जैसे आप लोग बताइए कि अगर कोई कहानी लिखता है, अगर कोई कहानी लिखेगा उसे आप क्या कहिएगा? उसे आप कहानीकार कहिएगा। क्या कहिएगा? कहानीकार। अगर कोई उपन्यास लिखता है, अगर कोई उपन्यास लिखता है तो उसको आप क्या कहिएगा? उपन्यासकार कहिएगा। क्या कहिएगा? उपन्यासकार। वैसे ही अगर कोई गद्य लिखता है, अगर कोई गद्य लिखेगा उसको आप क्या कहिएगा? उसको आप कहिएगा गद्यकार। उसको क्या कहिएगा? गद्यकार। तो ये बालकृष्ण भट्ट जी जो थे एक गद्यकार थे। जैसे हमारा जो ये जो चैप्टर है ये गद्य खंड में लिखा गया है, उसी तरह ये जो बालकृष्ण भट्ट जी जो ये क्या थे?
गद्यकार थे। ऐसे आपको अगर यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बनता है कि बताइए कि बालकृष्ण भट्ट कैसे लेखक थे, तो वो कौन थे? एक गद्यकार लेखक थे। कौन थे? गद्यकार लेखक थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी जन्म की बात करें। जो बालकृष्ण भट्ट जी थे, इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद में। कहाँ जन्म हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद में। 23 जून 1844 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद में। इनकी निवास स्थान की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे, इनका मूल निवास यानी जहां पर ये जन्म लिए थे वहां उनका जो मूल निवास होता है वो कहाँ था? इलाहाबाद था। कहाँ था? इलाहाबाद था। इनका मूल जो निवास था इलाहाबाद था। कहाँ था? इलाहाबाद। इसके मृत्यु की बात करें, जो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे, इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 1914 ईस्वी में। यहाँ से आपको दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी बन गया है कि बताइए कि पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। अगर डाटा में पूछेगा तो आप बताइएगा 23 जून 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगर पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था, पूछ लिया जाएगा अगर कि बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु हुआ था 1914 ईस्वी में। कब इनका मृत्यु हुआ था? 1914 ईस्वी में। यहां से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर ये भी पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, तो कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। इसके माता की बात करें तो इनके माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम था पार्वती देवी। इनकी माता के नाम की बात करें तो इनके माता का क्या नाम था? इनके माता का नाम था पार्वती देवी। ये जो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे, इनके माता का क्या नाम था? इनके माता का नाम था पार्वती देवी। और ये जो पार्वती जो देवी थी, ये एक सुसंस्कृत महिला थी। जो पार्वती देवी जी थी, यानी बालकृष्ण भट्ट की जो माता थी पार्वती देवी, वो बहुत एक सुसंस्कृत महिला थी। क्या महिला थी? सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की लालसा जगाई। जैसे सभी की माँ होती है, कितना प्यार करती है कि पढ़ो बच्चा, आगे चल के कुछ करना है। तो वैसे ही जो बालकृष्ण भट्ट जी के जो मम्मी जी जो थी, उन्होंने इसके मन में पढ़ने की लालसा जगाई थी। तो यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि बालकृष्ण भट्ट के मन में पढ़ाई के प्रति लालसा कौन जगाई थी? वो कौन थी? इसकी माँ थी। कौन थी? इसकी माँ, यानी पार्वती देवी जी। कौन थी? पार्वती देवी। इसके पिता की बात करें, जो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी जो थे, इनके नाम की बात करें तो इनका नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। इनका नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। इनके जो पिताजी जो थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ये एक व्यापारी थे। जो इनके पिताजी जो थे, वो एक व्यापारी थे। क्या थे? एक व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। यानी जैसे व्यापार नहीं करता है कि कोई घर में ही, मतलब सॉरी, घर में जैसे दुकान कोई करते हैं, या व्यापार हो गया आलू चावल दाल, तो उसी तरह से इनके जो पिताजी जो थे, वो एक व्यापारी थे। आगे हम बढ़ते हैं। इनकी शिक्षा की बात करें, ये जो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे, इनकी शिक्षा की हम बात करें, तो जो बालकृष्ण भट्ट जी की शिक्षा की बात करें तो इनका शिक्षा का शुरुआत बालकृष्ण भट्ट के शिक्षा का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन हाई स्कूल में, प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने एंट्रेंस का एग्जाम दिया था। किस चीज का एग्जाम दिया था? प्रयाग के मिशन स्कूल में, मिशन स्कूल में इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था। किस चीज का एग्जाम दिया था? एंट्रेंस एग्जाम दिए थे। एंट्रेंस जैसे नहीं होता है कि नीट हो गया, जेई हो गया, तब जैसे कंडक्ट करवाती है एंट्रेंस एग्जाम, उसी तरह इन्होंने नीट का एग्जाम दिया। इनके पहले शिक्षा की बात, इन्होंने जो जो एंट्रेंस का एग्जाम दिए थे, इन्होंने संस्कृत में दिए थे। किस चीज में दिए थे? संस्कृत। उन्होंने सबसे पहले बात किया तो वो पढ़ाई किस चीज से शुरू किए थे? संस्कृत में ही पढ़ना शुरू किए थे। किस चीज में? तो पूछेगा कि सर तो हिंदी में कैसे इनका गद्यकार गए, आगे हम देखेंगे। तो ये जो संस्कृत की पढ़ाई किए थे, आगे हम बात करते हैं इनके। तो 1867 ईस्वी में इन्होंने मिशन के स्कूल में, प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने एंट्रेंस का एग्जाम दिया। और 1885 ईस्वी में
सॉरी 1869 ईस्वी से लेकर 1875 ईस्वी तक, यानी जिस स्कूल में वो पढ़े थे, इस प्रयाग के मिशन हाई स्कूल में जिस स्कूल में वो पढ़े थे, उसी में 1869 से लेकर 1875 तक इन्होंने अध्यापन, इसी स्कूल में इन्होंने अध्यापन का कार्य किए थे। किस चीज का कार्य किए थे? अध्यापन। अब सोच लीजिए कि कितने 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 महान व्यक्ति थे कि मैंने जिस स्कूल में वो पढ़े थे उसी स्कूल में उन्होंने अध्यापन का भी कार्य किए थे, भी संस्कृत में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने 1875 तक इन्होंने प्रयाग के मिशन ही स्कूल में अध्यापन का कार्य किए। उसके बाद इन्होंने 1888 में 1885 ईस्वी में इन्होंने CVA नामक स्कूल में नामक स्कूल में इन्होंने संस्कृत का अध्यापन किए। संस्कृत का अध्यापन किए ये जो थे, यानी 1875 यानी 1869 से लेके 1875 ईस्वी तक जिस स्कूल में बालकृष्ण भट्ट जी पढ़े थे उसी स्कूल में इन्होंने क्या किए थे? अध्यापन का कार्य किए थे। फिर उसके बाद इन्होंने 1885 ईस्वी में CVS, ये प्रयाग में ही था, एक स्कूल था जिसका नाम था CVA, उन्होंने इसमें 1885 ईस्वी में उन्होंने अध्यापन का कार्य किए। ठीक है, आगे हम बात करें तो 1888 ईस्वी में इन्हें 1888 ईस्वी में इन्हें कायस्थ पाठशाला में इनको शिक्षक नियुक्ति किया गया था। क्या नियुक्ति किया गया था? शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1888 ईस्वी में इन्हें शिक्षक नियुक्त किया गया था। कहाँ? कायस्थ पाठशाला में। कहाँ किया गया था? कायस्थ पाठशाला में। तो इनको जब शिक्षक नियुक्त किया गया, लेकिन इनका स्वभाव जो था, स्वभाव इनका उग्र होने के कारण इनको नौकरी छोड़ना पड़ा। जैसे नहीं होता है कि स्वभाव उग्र था जिनके कारण इनको नौकरी छोड़ना पड़ा। स्वभाव जैसे बालकृष्ण भट्ट जी, तो इनका स्वभाव थोड़ा उग्र था, इसीलिए वो चाहते कि हम किसी के नीचे क्यों काम करें। तो इससे इनका स्वभाव जो उग्र था, इन्हीं के कारण इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। तो ये स्वभाव के कारण अपना नौकरी छोड़ दिए थे 1888 में। और उसके बाद लेखन कार्य पर ही निर्भर रहने लगे। किस कार्य पर? लेखन कार्य पर ही निर्भर रहने लगे। लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। इस कार्य पर, लेखन कार्य पर ही निर्भर रहे। अगर आज ये गुस्सा नहीं करते तो हिंदी में एक चैप्टर अपना जो बातचीत है वो नहीं बढ़ पाता। हम लिमिट ही सिलेबस पढ़ते। जैसे अगर ये जो बालकृष्ण भट्ट जी थे, उस समय अगर गुस्सा नहीं करते तो एक चैप्टर बढ़ नहीं जाता, एक चैप्टर हम लोगों को कम ही पढ़ना पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें, एक होता है कि मान लीजिए एक होता है काल। क्या होता है? एक होता है काल। बच्चे लोग, एक क्या होता है? एक काल होता है और एक युग होता है। आप कहिएगा सर ये तो दोनों सेम ही है। सेम नहीं है, सब अलग अलग है। जैसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो किस काल के कवि थे। जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो किस काल के कवि थे, वो किस काल के कवि थे बालकृष्ण भट्ट जी? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो आधुनिक काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के कवि थे। अगर आपको पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो किस युग के कवि थे, पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो किस युग के कवि थे। वो किस युग के कवि थे? वो भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के कवि थे? यहाँ से आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव जैसे बन जाएगा। मान लीजिए कि पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि जो बालकृष्ण भट्ट को कब शिक्षक नियुक्त किया गया था, कायस्थ पाठशाला में कब शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? तो क्या आंसर हो जाएगा उसका? 1888 ईस्वी में। फिर यहाँ पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि
बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो किस काल के कवि थे? तो वो किस काल के कवि थे? आधुनिक काल। किस काल के कवि थे? आधुनिक काल। पूछ लिया जाएगा किस युग के कवि थे? तो भारत तेंदु युग के। इसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा, काल अलग हो गया और युग अलग हो गया। ये जो काल है वो अलग हो गया और युग अलग हो गया। आगे हम बात करते हैं, अब छोटे छोटे हम पॉइंट्स के माध्यम से देखेंगे सब कुछ, ठीक है? जितना भी अभी हमने पढ़ा है उसको हम छोटे छोटे पॉइंट्स के माध्यम से देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने सब कुछ पहले ही बता दिए हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार पॉइंट्स के माध्यम से। ये जो लेखक है, यानी जो पहला जो चैप्टर है बातचीत, और तो उसके लेखक की बात करें तो उसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। यहाँ से मोस्ट वीवीआईपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी जन्म और मृत्यु रहता है उसको आप लोग याद अच्छे से कर लीजिएगा, उससे भी अच्छे से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। इनके हम निधन की बात करें तो इनका जो मृत्यु हुआ था वो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनका मृत्यु हुआ था। अगर डाटा में पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि बालकृष्ण भट्ट जी का मृत्यु कब हुआ था, तो आप 20 जुलाई 1914 ईस्वी बोलेंगे। अगर वैसे पूछ लिया जाएगा तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं कितना में हुआ था, 1914 ईस्वी में। आगे हम बढ़े तो इनके निवास स्थान की बात करें तो इनका निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। ये जो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे इनका निवास यानी मूल निवास स्थान जो होता है, यानी जहां हम लोग रहते हैं, वो कहाँ था? वो इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद है वो उत्तर प्रदेश। पर इलाहाबाद का नाम बदल के अब प्रयागराज किया गया था। इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। पहले इलाहाबाद ही था लेकिन उसको बदल के प्रयागराज किया। जैसे अभी जो महाकुंभ जो लगा था प्रयागराज में, बच्चा बच्चा जानता होगा इस प्रयागराज को, जहां भी महाकुंभ लगा था थोड़ी देर पहले, ठीक है? आगे हम बात करते हैं इसके माता पिता की बात करें। इसके माता का नाम पार्वती देवी एवं पिता बेनी प्रसाद भट्ट। इससे भी बहुत ही अच्छे, यानी माता पिता से भी अच्छे खासा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उनके माता का क्या नाम था? तो उनके माता का नाम हो जाएगा पार्वती देवी। उनके पिता के नाम की बात करें तो उनके पिता का नाम हो जाएगा उसके पिता का नाम क्या हो जाएगा? बेनी प्रसाद भट्ट। इसमें हम आपको एक एक पॉइंट वाइज बताते जा रहे हैं। अगर इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है? आगे हम बात करते हैं एक व्यापारी थे पिता जो इनके थे, यानी बालकृष्ण भट्ट जी को जो पिताजी जो थे वो एक व्यापारी थे, और माता एक सुसंस्कृत महिला थी। माता एक क्या थी? सुसंस्कृत महिला थी। आगे हम बात करें जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। ये जो इनकी माता जो थी, यानी बालकृष्ण भट्ट जी के जो माता थी पार्वती जी भी, इन्होंने इनके मन में पढ़ाई के प्रति लालसा जगाई थी। जैसे किसी के माता पिता जो होते हैं, पिता की बात करें तो पिता तो सिर्फ कमा के देते, लेकिन लालसा जगाने की बात करें तो माता से ज्यादा प्यार कोई नहीं करता। जेनेटिक्स ने इसको प्रूफ किया है कि माँ से ज्यादा प्यार कोई नहीं करता। और माँ इसलिए ज्यादा प्यार करती है क्योंकि माँ ही ज्यादा दुख देती है, यानी बीमारी देती है, तो इसलिए माँ ज्यादा प्यार करती है। पापा कम ही देते हैं। अगर हम आपको जब बायोलॉजी पढ़ाएंगे उसमें सब कुछ बता देंगे, ठीक है? जब बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव्स चलेगा उसमें आपको सब कुछ बता देंगे। आगे हम बढ़ रहे थे, इनकी यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, इस यहाँ पे आप सिंगल स्टार लगा सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम बात करते हैं इनकी शिक्षा। हम सब कुछ बता दिए लेकिन फिर से हम रिपीट कर देते हैं जिससे आपको फिर से कंठस्थ हो जाए पॉइंट के माध्यम से, ठीक है? वो हम अपनी भाषा में बताए थे लेकिन यहाँ पॉइंट के माध्यम से आप लोग अच्छे से अगर देखते हैं तो और आप लोग को कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, बात करें प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 ईस्वी में। यानी प्रारंभ में ये जो थे, यानी बालकृष्ण भट्ट जी जो थे संस्कृत पढ़े थे, संस्कृत का अध्ययन किए थे। तो सर कि मतलब ये फिर हिंदी कैसे? तो ये संस्कृत का अध्ययन किए थे, ठीक है? 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की एग्जाम दी। 1867 ईस्वी में ये जो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में यानी एंट्रेंस का एग्जाम दिए थे। बोले नहीं थे आपको कि जैसे नीट जेई वगैरह जो एंट्रेंस एग्जाम लेती है, अच्छे अच्छे सरकारी कॉलेज जो देती है, प्रोवाइड कराती है बच्चों को, वो आकलनता के आधार पर यानी उसके नॉलेज के आधार पर अच्छे अच्छे कॉलेज जैसे मिलते हैं तो अच्छे अच्छे डॉक्टर वहाँ निकलते हैं। सबसे ज्यादा बड़े कॉलेज की बात करें इंडिया में, सबसे बड़ा कॉलेज जो है एम्स दिल्ली है। यानी नीट वालों के लिए एम्स दिल्ली है। हर एक बच्चा का सपना रहता है कि हम एम्स में जाए, लेकिन उतना मेहनत करना पड़ता है, बहुत ही हार्ड चीज। आईआईटी की बात करें तो आईआईटी दिल्ली, तो आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, ऐसे बहुत से ऐसे कॉलेज है जिनका रेटिंग पावर बहुत अच्छा है और वहाँ पढ़ाने का तरीका भी, यानी वहाँ से अगर आप आईआईटी इंजीनियरिंग करते हैं तो आप अच्छे खासे मुकाम को हासिल करते हैं, ठीक है? तो ये सबको आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते इनकी वृत्ति की बात करें, इनकी वृत्ति यानी वृत्ति मतलब होता है पेशा। 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन, यानी 1869 से लेके 1875 ईस्वी तक इन्होंने जिस स्कूल में पढ़े थे, यानी जिस स्कूल में बालकृष्ण भट्ट जी जो पढ़े थे उसी स्कूल में अध्यापन का कार्य किए थे 1869 से लेके 1875 ईस्वी। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो कब से कब प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किए थे। तो वो कब से कब किए थे? 1869 से लेके 1875 तक, 1875 ईस्वी तक, ठीक है। 1885 में प्रयाग के CVA स्कूल में, यानी फिर उन्होंने 1875 तक यहाँ अध्यापन का कार्य किए। उसके बाद 1885 में प्रयाग के CVA स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, यानी यहाँ पे छोड़ने के बाद 1885 ईस्वी में ये फिर CVA, ये क्या है? CVA है, PVA नहीं, CVA है, ठीक है, अध्यापन का कार्य किया। 1888 में फिर उन्होंने 1888 ईस्वी में प्रयाग में ही कहते हैं इलाहाबाद को ही प्रयाग कहा जाता है, इसलिए प्रयाग में ही कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्ति, यानी जो कायस्थ जो पाठशाला थी उन्होंने उसको वहां पे अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। यहाँ से भी आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए उनको किन कारणों से नौकरी छोड़नी पड़ी, तो उग्र स्वभाव के कारण क्या हो जाएगा? उग्र स्वभाव के कारण। आगे हम बढ़ते हैं और उसके बाद से लेकर लेखन कार्य पर ही निर्भर रह गए। जैसे उसके बाद जब उनका जो जॉब था वो जब छूट गया तो वो लेखन कार्य पर ही निर्भर रह गए। इसलिए आज हमारा जो एक चैप्टर, उस दिन अगर गुस्सा नहीं करते तो आज एक चैप्टर हिंदी में एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ता, ठीक है। तो लेखन कार्य पर ही निर्भर रहने। आगे हम बढ़ते हैं और आगे बात करें इसके विशेष परिस्थिति की बात करें, बालकृष्ण भट्ट की विशेष परिस्थिति की हम बात करें तो विशेष परिस्थिति पिता के निधो उपरांत, यानी जो इनके जो पिताजी जो थे, जब ये डेथ कर गए थे, यानी जब इनके पिताजी मर गए थे तो व्यापार संभालने के नाम पर गृह कला का सामान, यानी जो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे, इनके जब पिताजी जो मर गए थे उनके बाद इन्होंने गृह कला का सामान बेचना शुरू किया। किस चीज का? गृह कला का सामान बेचना शुरू किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले लाइन को हम पढ़ते हैं। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया, यानी जब किसी का ना होता है कि नहीं धंधा जैसे बंद हो जाता है तो वो उसको छोड़ देते हैं, जैसे लॉस लगने लगता है। आप ही मान लीजिए कि कोई भी सामान आप अगर खरीद के लाते हैं 50 रुपया में, अगर कोई 25 रुपया में अगर आप बेचते जाएंगे तो आपको लॉस लग जाएगा। उसी तरह जो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे पैतृक सामान बेचा करते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण इनको अपना घर छोड़ना पड़ा। यानी जो इनका जो पैतृक घर था वो छोड़कर आर्थिक संकट, यानी आर्थिक रूप से बहुत ही संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और लेखन और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। यानी जो होता है ना कि किसी का, मान लीजिए किसी का सपना रहता है कि हमको ये बनना है, लेकिन पारिवारिक स्थिति के कारण वो चीज छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी बिहार में थोड़ा गरीबी है, ज्यादा है गरीबी, जो गरीबी के बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन उस तरीके का उनको माहौल तो मिल पाता है, लेकिन उस तरीके का पैसे के सभी चीज में दिक्कत हो जाता है। उसी के कारण उनको, तो ये बालकृष्ण भट्ट ऐसा नहीं किए। बालकृष्ण भट्ट आर्थिक स्थिति उनके खराब होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत से काम लिया। यानी कोई भी चीज, कभी भी आप किसी एक चीज को जब टारगेट करते हैं वो चीज टारगेट पाकर ही रहते हैं, ठीक है। वैसे ही अब जो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे वो अपना एक टारगेट सेट कर लिए थे, ठीक है, तो वो अब टारगेट पर ही चलते रहे, तो वो लेखन का साहित्य के प्रति समर्पित रहे, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं इनकी, हम रचनात्मक सक्रियता की बात करें। रचनात्मक सक्रियता का मतलब होता है यानी जिन्होंने यह मतलब जितने भी रचना की उसमें कितने सक्रिय है। जैसे कभी भी फिल्म को आता है तो जैसे कोई फिल्म फ्लॉप हो जाता है, कोई फिल्म चल भी जाता है, वैसे ही अभी के दौर में कौन इनके कितने रचनाएं जो है वह सक्रिय है। तो पहले हम रचना की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, कौन हो गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकलना प्रारंभ किया। ये जो बालकृष्ण भट्ट जी जो थे, ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे, उनकी प्रेरणा से, उन्होंने उनको प्रेरणा दिए, तो उनकी प्रेरणा से इन्होंने हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला। पत्र जैसे 4 प्रकार का होता है। एक होता है दैनिक
एक होता है दैनिक पत्र, एक होता है दैनिक, एक होता है दैनिक पत्र, एक होता है मानसिक पत्र, एक क्या होता है, एक होता है मानसिक पत्र, एक होता है वार्षिक पत्र। एक क्या होता है, एक होता है वार्षिक पत्र, एक होता है वार्षिक पत्र। दैनिक पत्र की बात करें तो दैनिक पत्र जो यानी रोज जो निकलता है उसे हम दैनिक पत्र कहते हैं। और मानसिक पत्र की बात करें तो यानी एक मंथ पे यानी एक महीने पे जो पत्र निकलता है उसको हम मानसिक पत्र कहते हैं। और वार्षिक पत्र की बात करें तो जो एक वर्ष में एक बार निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वार्षिक पत्र कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वार्षिक पत्र कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे, यानी जो हिंदी प्रदीप जो था वर्धनी सभा के माध्यम से इन्होंने निकलवाया था मानसिक पत्र, इनको वो 33 वर्ष तक चलाते रहे, 33 वर्ष तक चलाते रहे। यहाँ से आपको महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि इनमें से कौन से पत्र का संपादन, कौन से पत्र का संपादन बालकृष्ण भट्ट जी किए थे। वो कौन सा संपादन हो जाएगा, हिंदी प्रदीप नामक पत्र। और किनके प्रोत्साहन पे किए थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। किनके प्रेरणा से किए थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से किए थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भट्ट जी की 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। यानी ये स्वभाव इनका जो उग्र था, जिनको जैसे कि मान लीजिए आपको कोई चीज अच्छा नहीं लगा तो उसका आप अवहेलना ही करेंगे, वैसे ही बालकृष्ण भट्ट जी जो थे उन्होंने ये जो भट्ट जी 1886 में लाल श्रीनिवास जी जो थे, इनका एक आया हुआ था, एक पत्र था उनका, एक जो उपन्यास था संयोगिता स्वयंवर, इन्होंने कठोर आलोचना की। जैसे किसी को अच्छा चीज नहीं लगता है तो उसको आलोचना करता ही है, उसी तरह भट्ट जी ने 1886 में लाल श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। क्या किए, कठोर आलोचना किए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं इसके उपन्यास की बात करें। उपन्यास कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन कि बताइए कि इनमें से कौन बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन उपन्यास है। पहला हो गया रहस्य कथा, दूसरा हो गया नूतन ब्रह्मचारी, तीसरा हो गया 100 अजान एक सुजान की बात करें तो चौथा हो गया गुप्तबेरी, चौथा क्या हो गया, गुप्तबेरी। पांचवा हो गया रसातल उचित दक्षिणा, क्या हो गया, रसातल उचित दक्षिणा। आगे बढ़े तो आगे हो जाएगा हमारी घड़ी, उसके बाद हो जाएगा सद्भाव का अभाव। अब सर बोलिएगा कि सर इतना तो याद नहीं रह पाएगा, तो हम इसमें आपको गैस कर देते हैं, यानी जो हर साल जो पूछे जा चुके हैं तो इस साल भी पूछा जाएगा, तो 2 3 आप 4 इसमें से याद रख सकते हैं। जैसे पहले रहस्य कथा याद रख लीजिएगा, रहस्य कथा, उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी याद रख लीजिएगा, 100 अजान एक सुजान याद रख लीजिएगा, 100 अजान एक सुजान याद रख लीजिएगा, एक गुप्तबेरी याद रख लीजिएगा। ये 2 3 4 अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको अगर आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से भी, इससे बाहर कहीं से नहीं पूछता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, चलिए आगे हम बात करते हैं नाटक की बात करें। इन्होंने नाटक, जो बालकृष्ण भट्ट जी थे इन्होंने नाटक भी लिखे थे, तो इनके नाटक की बात करें तो इनका सबसे पहला जो नाटक था वो पद्मावती था। कौन था, पद्मावती। उसके बाद था कीर्तानुजन्य, वेणी संहार, शिशुपाल वध, अगला क्या था, शिशुपाल वध। उसके बाद था नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर। उसके बाद था शिक्षा दान। उसके आगे बात करें तो चंद्रसेन। उसके बाद क्या था, सीता वनवास। उसके बाद था उन्होंने सीता वनवास पर भी एक नाटक लिखा था। ठीक है, पतित पंचम, अगला क्या था, पतित पंचम। आगे हम बात करें तो अगला क्या था, मेघनाद वध, मेघनाद वध, यानी मेघनाद का वध के बारे में भी इन्होंने नाटक लिखा। आगे बात करें तो कट्टर सूम की एक नकल, आगे क्या है, कट्टर सूम की एक नकल। अगले हम बात करें तो विड़िहनला, अगले कौन है, विड़िहनला। आगे हम बात करें इंग्लैंडेश्वरी। ठीक है, आगे हम बात करें तो उन्होंने भारत माता यानी भारत जननी, यानी जो हमारी जो भारत माता है उनके भी बारे में नाटक लिखा। ठीक है, आगे हम बात करें भारतवर्ष और कली, अगला क्या है, भारतवर्ष और कली। दो दूरदेशी, अगला क्या है, 2 दूरदेशी। एक रोगी और एक वैद, अगला क्या है, एक रोगी और एक वैद। अगला क्या है, रेल का विकट खेल। अगले की बात करें तो अगला क्या है, बाल विवाह, अगला क्या है, बाल विवाह। आगे हम बढ़ते हैं, चलिए आगे बात करें, इनकी प्रहसन की बात करें तो जैसा काम, इनकी प्रहसन की बात करें, जैसा काम वैसा परिणाम। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप जैसा अगर काम कीजिएगा वैसे ही आपका, अगर आप किसी के साथ अगर बुरा करते तो आपके साथ भी बुरा होगा। ठीक है, तो जैसा उन्होंने काम किया उससे उसको परिणाम मिला। तो नई रोशनी का विष, आचार विवंडन आदि निबंध, यानी
के आसपास, 1000 के आसपास निबंध जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण, यानी ये जो बालकृष्ण भट्ट जी थे, जैसा उनका परिणाम था उस तरीके से उन्होंने फिर आगे सुधर के काम किए। तो नई रोशनी का विष, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से इनका निबंध कौन है। तो नई रोशनी का विष, आचार विवंडन आदि निबंध, यानी 1000, सोच नहीं सकते आप, 1000 इन्होंने निबंध लिखे थे। कितने लिखे थे? 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखे थे। उसमें से 100 इनका जो निबंध है वो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। वो क्या है? जिसमें से एक बातचीत भी है, जिसमें से क्या है? बातचीत भी है, जो हमारे कक्षा 12th के, यानी 12th के दिग्गज जो उसमें बुक है उसमें दिया गया है। आगे हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। ये जो रामचंद्र शुक्ल जी जो थे, इन्होंने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के साहित्य एवं एडिशन, यानी एक होता है संस्था था एक, उसी में इन्होंने इसको रखा बालकृष्ण भट्ट जी को। तो आज का वीडियो ये, तो आगे हम बात करें, जितना भी अभी हम पढ़ाएं आपको समरी, अगर एक बार आप कहिएगा तो समरी भी करवा देंगे। तो समरी अगले वीडियो में आपको समरी करवा देंगे। यहाँ से आप 2-3-4 पॉइंट ऐसे पॉइंट है जिसको आप सही से देखकर अगर याद कर देते हैं तो 100% 25 में जितने भी क्वेश्चन आप आएगा तो आप उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बात करें तो अगर वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। ये कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें, जिससे आप लोगों के दोस्तों को भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। ठीक है। बात करें बिहार बोर्ड की, फिर एक बार हम बता देना चाहते हैं आप लोगों के लिए 2026 के लिए जल्दी हम लोग क्रैश कोर्स यानी महामैराथन क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं। उसमें हिंदी इंग्लिश मेन पर्पस रहेगा हमारा, हिंदी इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, सबका ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर A to Z जानकारी इस SP एजुकेशन वाला चैनल पे आपको मिलेगा। जिन लोगों ने भी अभी तक इस SP एजुकेशन वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।